हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स के सारे ही कॉन्सेप्ट्स। whatever content I am discussing in this video, it is in the same flow as the NCERT is written. So NCERT में P block elements का chapter refer करना. Like I said, the entire content is in the same flow in which NCERT P block elements is written. So yeah, group 16 elements, they are also called chalcogens. Group 16 elements in order. The first element is oxygen, so we also call it the oxygen family. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p4। फर्दर सल्फर के लिए 1s2 2s2 2p6। ये तुम्हारा थर्ड रो का एलिमेंट है, सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज गोइंग टू बी द थर्ड ऑर्बिट, सो इसके आगे आएगा 3s2 3p4। ये इतना जो कॉन्फ़िगरेशन आया वो नियॉन का रहेगा, सो यू कैन राइट इट एज नियॉन 3s2 3p4। नियॉन के बाद पहला नोबल गैस हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन। सो सेलेनियम के लिए इट विल बी आर्गन। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p4, बिकॉज इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज गोइंग टू बी द फोर्थ ऑर्बिट। बट यहाँ पर 3s 3p के बाद 3d भी आता है, वो 3d सबशेल कंप्लीटली फिल्ड रहेगा व्हेन यू रीच अप टू सेलेनियम, तो यहाँ पर 3d10 भी लिखना पड़ेगा। सिमिलरली टेलुरियम के लिए आर्गन के बाद अगला नोबल गैस क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के लिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p4, बिकॉज इसका अगर आउटर ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट था तो टेलुरियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिफ्थ ऑर्बिट। एंड फोर्थ ऑर्बिट के बाद 4s 4p के बाद जो 4d का सबशेल है वो यहाँ पर एम्प्टी था, बट यहाँ तक टेलुरियम तक आते टाइम 4d को भी फिल करना पड़ता है, सो 4d10 भी आएगा। पोलोनियम के लिए क्रिप्टॉन के बाद नेक्स्ट नोबल गैस जेनॉन। एंड आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 5 था तो यहाँ पर आएगा 6s2 6p4। बट फिर जो फिफ्थ ऑर्बिट है उसका डी सबशेल फिल करना पड़ेगा, सो 5d10। बट साथ में फोर्थ का f सबशेल भी एम्प्टी है, तो यहाँ तक आते आते 4f को भी फिल करना पड़ेगा, सो 4f14। एंड दैट्स हाउ यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोलोनियम। इन सबके सिंबल्स भी लिख लो। ऑक्सीजन का सिंबल O, सल्फर का S, सेलेनियम इज Se, tellurium is Te, and polonium is Po. So yes, that's about all the chalcogens. Chalcogens मतलब group 16 elements को chalcogens भी बोलते हैं, that is basically the oxygen family. ये इन सबके symbols और ये इन सबके electronic configurations. So yes, remember all the elements in order and बढ़ते हैं आगे। सल्फर के कुछ सल्फर नेचर में कहाँ कहाँ पे किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इसके लिए कुछ ओर्स के नाम देके रखे हैं। इन ओर्स के नाम और इनमें क्या रहता है ये तुम्हें याद रखना है। सो जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट CaSO4, एंड CaSO4 इन द हाइड्रेटेड फॉर्म एग्जिस्ट्स एज CaSO4.2H2O। सो जिप्सम is CaSO4.2H2O. Sulfur का presence in the nature is one of the forms in which sulfur will be present is gypsum. So yeah, बढ़ो आगे। Epsom salt is MgSO4 magnesium sulfate, the hydrated form MgSO4.7H2O. The next one is barite. Barite is simply BaSO4 barium sulfate. Galena is PbS. Galena is an ore of lead, and lead in galena exists in the form of sulfide. So galena is PbS. Zinc blend is zinc sulfide, that is ZnS, and copper pyrites. These also contain sulfur. The formula is CuFeS2. तो ये कुछ कंपाउंड्स है, इनका स्ट्रक्चर याद रखना, इनके नाम याद रखना। एंड या दीज आर सम कंपाउंड्स इन विच सल्फर इज प्रेजेंट। बढ़ो आगे। सल्फर इज प्रेजेंट मतलब नेचर में सल्फर किस फॉर्म में ऑब्टेन होगा, ये उनके कुछ एग्जांपल्स है। सो या रिमेंबर द कंपाउंड्स, दे आर फॉर्मूला। एंड बढ़ो आगे। हर ग्रुप में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, एंड दे आर बेस्ट स्टडीड व्हेन यू रीड द टेबल इन विच दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज आर गिवन। एटॉमिक नंबर डेफिनेटली डाउन द ग्रुप बढ़ने ही वाला है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सल्फर का 16। इसके बियॉन्ड अगर याद नहीं रखोगे तो चलेगा। इफ यू कैन रिमेंबर डू रिमेंबर, बट इट्स नॉट मच नीडेड। ऑक्सीजन, सल्फर, एट मैक्स सेलेनियम, उसके बियॉन्ड पूछते नहीं है। नेवरदलेस तुम्हें पीरियोडिक टेबल को देख के एटलीस्ट कैलकुलेट करने को आना चाहिए टेलुरियम का क्या पोजीशन होगा एंड करस्पॉन्डिंग उसका एटॉमिक नंबर आने वाला क्या है। बढ़ो आगे। एटॉमिक मास से तुम्हें यह मालूम पड़ेगा कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। 16 इज द एटॉमिक मास, इसमें 8 प्रोटॉन्स, सो देयर विल बी 8 न्यूट्रॉन्स। सेलेनियम सल्फर 32 is the atomic mass, 16 is the atomic number, so there are 16 protons and there are 16 neutrons. 79 लेंगे इसको, 79 मतलब यहाँ पर आ जाएंगे 45 न्यूट्रॉन्स,
in selenium and 34 protons, and you can calculate things in a similar way for tellurium and polonium also. Once again, atomic mass याद रखने का requirement नहीं है, even if it is needed they will give it in the questions. So yeah, बढ़ो आगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा. इन सबका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है NS2 NP4. कोवैलेंट रेडियस डाउन द ग्रुप एक एक एक्स्ट्रा ऑर्बिट ऐड होगा तो कोवैलेंट रेडियस बढ़ने वाला है. यू कैन सी इट इन द नंबर्स हियर. Down the group covalent radius is going to increase because you are adding an extra orbit. ये values तुम्हें याद रखने का requirement नहीं है. You should only know what the actual trend is. ये मैंने पिछले ग्रुप्स में भी बताया है, अभी भी बता के रखता हूँ कि absolute values याद रखने का requirement नहीं है. You need to remember the trend. So yeah, covalent radius increases down the group. आयनिक रेडियस E2 माइनस का बोला है. E2 माइनस मतलब ये सारे जो चैल्कोजेंस है इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देयर आर 4 + 2 that is 6 electrons. They have a tendency of accepting 2 electrons for completing the octet. तो जो भी रेडियस इन्होंने दिया है वो E2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके जो एनायन बनेगा E2 माइनस उसका रेडियस है. जब भी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. इन इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन होगा आपस में एंड बिकॉज ऑफ देयर रिपल्शन ये थोड़े दूर चले जाएंगे, विच इज वाई E2 माइनस का जो साइज रहेगा वो पेरेंट एटम के कंपेयर में बड़ा होगा. हमने पिछले ग्रुप्स में पढ़ा था कैटायन का साइज पेरेंट एटम से छोटा रहेगा. फ्लिप साइड एनायन का जो साइज रहता है वो पेरेंट एटम के कंपेयर में बड़ा रहता है. सो यस, 66 का 140, 104 का 184. यू कैन सी इट वेरी क्लियरली दैट एवरी एनायन हैज अ साइज ग्रेटर देन द पेरेंट एटम एंड एनायन का साइज भी डाउन द ग्रुप बढ़ने ही वाला है बिकॉज यू आर एडिंग एन एक्स्ट्रा ऑर्बिट एज यू गो डाउन द ग्रुप. ये 230 के ऊपर जो B लिखा हुआ है वो B क्या है उसका एक्सप्लेनेशन बॉटम ऑफ द टेबल पे मिल जाएगा. इन केस द फॉन्ट सीम्स टू बी वेरी स्मॉल इन द वीडियो, आई वुड हाईली रेकमेंड कि NCERT एक बार अपने आप भी पढ़ना. दिस टेबल इज टेकन फ्रॉम NCERT ओनली. So yeah, in case the font is very small, do refer NCERT P block elements. You will get all of these things in that particular PDF or the hard copy if at all you have it. Do read it, आपके overall learning के लिए helpful रहेगा. बढ़ो आगे. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऐसा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होंगे तब एनर्जी लिबरेट होगा. अगर इलेक्ट्रॉन अंदर के ऑर्बिट्स में एक्सेप्ट होगा तो ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगा. सो ऑक्सीजन में electrons will be accepted in the second orbit. They are accepted closer to the nucleus. ज्यादा एनर्जी लिबरेट होना चाहिए था बट इतना ज्यादा एनर्जी लिबरेट हुआ नहीं है. यहाँ पे सिर्फ 141 लिबरेट हुआ. द नेगेटिव साइन ओनली रिप्रेजेंट्स दैट एनर्जी इज लिबरेटेड. सो ऑक्सीजन के केस में 141 का एनर्जी लिबरेट हुआ जो कि ज्यादा होना चाहिए था बिकॉज सल्फर का देखोगे तो -200 है एंड सल्फर में इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड इन द थर्ड ऑर्बिट. They are accepted away from the nucleus, so energy liberated should have been lesser, but it is actually more than that of oxygen. The trend is actually followed down the group from sulfur. Sulfur से अगर selenium जाओगे, selenium में electrons are accepted in the fourth orbit, away from the nucleus. Energy liberated कम रहेगा, तो यहाँ पे 200 का energy liberate हुआ, यहाँ पर कम energy 195 liberate हुआ. फिर tellurium में electrons accepted in the fifth orbit, they are accepted away from the nucleus, और भी कम एनर्जी लिबरेट होगा. सो 195 के बदले 190 का एनर्जी लिबरेट हुआ. एंड पोलोनियम में इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सेप्टेड इन द फिफ्थ ऑर्बिट इवन फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो एनर्जी लिबरेटेड और भी कम होगा एंड यस इट डज रिड्यूस. सो यस, द नेगेटिव साइन सिंपली रिप्रेजेंट्स दैट एनर्जी इज एमिटेड एंड एनर्जी एमिटेड कम रहेगा if you accept electrons away from the nucleus. The trend is followed from sulfur to polonium, but there is a very peculiar exception in case of oxygen. ये exception क्यों आया? जब electrons ऑक्सीजन के सेकेंड ऑर्बिट में एक्सेप्ट होंगे तब सेकेंड ऑर्बिट का साइज काफी छोटा है. 8 इलेक्ट्रॉन्स का सेकेंड ऑर्बिट में होना मतलब एक छोटे ऑर्बिट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. इनके बीच में रिपल्शन काफी ज्यादा रहेगा. अगर काफी ज्यादा रिपल्शन रहेगा तो स्टेबिलिटी कम रहेगा, एनर्जी एमिटेड भी कम रहेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन का जितना होना चाहिए उससे काफी कम है. तो यस, ये तुम्हारा अगेंस्ट द ट्रेंड वाला जो बिहेवियर है ऑक्सीजन का वो याद रखना उसके रीजन के साथ. एंड या दैट्स अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. बढ़ो आगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी. इसमें भी वही ट्रेंड, जितना तुम डाउन द ग्रुप जाते हो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना दूर रहेगा.
न्यूक्लियस का पुल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे उतना ही कम रहेगा और उतना ही कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहेगा फॉर रिमूविंग द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. बेसिकली आयनाइजेशन एंथैल्पी means energy required to remove the outermost electron. It decreases down the group, and a very clear trend is followed in the entire group without any exceptions. So ionization enthalpy decreases down the group. Ionization enthalpy के बारे में एक exception, ये बार बार हमने डिस्कस किया ही है, पीरियोडिक टेबल में भी किया था, ग्रुप 15 में भी किया था, यहां पर भी एक बार कर लेते हैं. देखो ऐसा है कि ग्रुप 15 का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ns2np3 एंड ग्रुप 16 का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np4. अब np3 p सबशेल का मैक्सिमम एबिलिटी होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने का. तो जब p सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आता है तो p सबशेल हाफ फिल्ड हो जाता है. हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबशेल्स टेंड टू हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना रहेगा तो हमें स्टेबिलिटी ब्रेक करना पड़ेगा एंड स्टेबिलिटी ब्रेक करके ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा. तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा रहेगा. बेसिकली ग्रुप 15 का आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 के आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा है. तो ये एक एक्सेप्शन है पीरियोडिक टेबल में, दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ group 15 elements is greater than the ionization enthalpy of group 16 elements. ये थोड़ा against the trend होता है because periodic table में as you go from left to right अगर जाते हो periodic table में in a certain row तो उसमें protons बढ़ते जाते हैं. as you go from left to right the protons in the nucleus keep on increasing and you are adding an extra electron in the outermost orbit. तो उसी orbit में तुम एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, तो जो न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स का पुल है वो बढ़ जाता है. द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली हेल्ड एंड बिकॉज आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली हेल्ड एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस इन अ पीरियोडिक टेबल. बट जब तुम 15 टू 16 जाते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता नहीं है, कम होता है. इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड पी सबशेल इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स. सो ये एक पीरियोडिक टेबल का एक्सेप्शन है, इसे याद रखना. Similar exception is seen from group 2 to group 3 also. Group 2 का ionization enthalpy will be greater than the ionization enthalpy of not group 3, group 13. Because 3 to 12, group 3 to group 12 में D block elements आते हैं. अगर second row specifically देखोगे, अगर S block to P block जाना रहेगा तो S block to P block is group 2 and immediately next group आता है group 13 in the P block. So when we compare group 2 and group 13. ये एक्सेप्शन भी इसलिए आया बिकॉज ग्रुप 2 का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 इट्स अ फुल्ली फिल्ड s ऑर्बिटल. इसका स्टेबिलिटी ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है, विच इज व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी जो लेफ्ट टू राइट आइडियली बढ़ना चाहिए था वो ग्रुप 2 से ग्रुप 13 जाते टाइम कम होता है. ग्रुप 2 टेंड्स टू हैव अ हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ग्रुप 13 बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुल्ली फिल्ड s ऑर्बिटल्स. सो यस, ये पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना एंड बढ़ते आगे. yes, the next property is electronegativity. As usual electronegativity down the group is going to decrease and a clear trend is followed here. electronegativity decrease इसलिए होता है because oxygen is accepting electrons in the second orbit. electrons का acceptance closer to the nucleus is more preferred. तो ऑक्सीजन के बाद अगर सल्फर आएगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये इतना फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा नहीं जितना कि ऑक्सीजन. सिमिलरली सेलेनियम में इलेक्ट्रॉन्स और भी दूर एक्सेप्ट होंगे बिकॉज दे विल बी एक्सेप्टेड इन द फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट एंड सिक्स्थ ऑर्बिट. तो एज यू गो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस एबिलिटी कम होगा, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्रॉप होता है. The other way around, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का एबिलिटी बढ़ेगा because as electrons go away from the nucleus they are loosely held and with only a little bit of energy they can be the outermost electrons if they are away from the nucleus they can be lost. तो ionization enthalpy down the group कम होता है, इसलिए electron giving ability down the group बढ़ता है. So yeah, electronegativity down the group decreases. There is a clear trend with no exceptions. Periodic table का general order, density increases down the group. It is very clearly followed here. यहाँ पे density given नहीं है. So yeah, density increases down the group, no exceptions. So far हमने एक ही exception देखा, that is the very less electron gain enthalpy of oxygen. इसका reason भी मैंने explain किया. So yeah, keep in mind that reason and the exception. Otherwise everything is in trend so far. Melting and boiling point का order हम याद नहीं रखते, एक बार पढ़ लेंगे फिर भी.
मेल्टिंग पॉइंट पहले इंक्रीज हुआ, इट इज इंक्रीजिंग फर्दर, यहाँ पर एक डिक्रीज आया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, यहाँ पर भी बढ़ा एंड यहाँ पर एक डिक्रीज हुआ. सो या देयर इज सम ट्रेंड यू कैन सी, बट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड्स आई डोंट रिकलेक्ट कि इतना ज्यादा पूछा गया है पास्ट पेपर्स में. सो डू नॉट वेस्ट टाइम इन मेमोराइजिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, बट बाकी जितने भी ऑर्डर्स हमने देखे उतने ऑर्डर्स याद रखना. ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इसके बारे में अलग से बाद में बात करने ही वाला है, दे हैव एनीवे गिवन देम हियर, बट यू नीड नॉट रियली मेमोराइज दीज ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ये जितना थियोरी पढ़ोगे वहां पे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. सो या दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कशन अराउंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज. बढ़ो आगे. इनर्ट पेयर इफेक्ट जो हमने ग्रुप 13, 14, 15 में देखा था वो ग्रुप 16 में भी देखा जाता है. हेवियर एलिमेंट्स दे डू नॉट प्रेफर द अनपेयरिंग ऑफ द आउटरमोस्ट NH2 इलेक्ट्रॉन्स. अगर पोलोनियम के बारे में बात करेंगे, आउटर कॉन्फ़िगरेशन 6s to 6p2, सॉरी 6s to 6p4. सो ये 6s 6p और आगे जो 6d का तुम्हारा सबशेल है ये वेकेंट रहेगा. 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6p में 4 इलेक्ट्रॉन्स. अगर मैं इसका अनपेयरिंग करके एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर प्रमोट कर दूं, सिमिलरली इसका भी अनपेयरिंग करके अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर प्रमोट कर दूं, तो पोलोनियम का एबिलिटी रहेगा टू फॉर्म 6 बॉन्ड्स बाय शेयरिंग 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. बट हेवियर एलिमेंट्स में ये जो 6s के इलेक्ट्रॉन्स है इनका पेयरिंग प्रेफर नहीं होता है, इनका सॉरी पेयरिंग नहीं अनपेयरिंग, इनका अनपेयरिंग प्रेफर नहीं होता है. दैट्स व्हाट आई हैव रिटन. हेवियर एलिमेंट्स डू नॉट प्रेफर द अनपेयरिंग ऑफ द NH2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो NH2 इलेक्ट्रॉन्स 6s के 2 इलेक्ट्रॉन्स का तुमने अनपेयरिंग किया, ये पोलोनियम में प्रेफर नहीं होगा. हेवियर एलिमेंट्स डू नॉट प्रेफर द अनपेयरिंग ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स. इस वजह से जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाएगा पोलोनियम वो 4 रहेगा. So the stability of the lower oxidation state will be higher for the heavier elements because they do not prefer the unpairing of NH2 electrons. So वही लिखा है, hence the lower oxidation state plus 4 in case of the group 16 elements. Lower oxidation state का जो stability रहेगा वो down the group बढ़ेगा, it will be more preferred, and the higher oxidation state that is plus 6. अगर ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स मान लो ये अनपेयरिंग होके यहाँ पर आ जाता, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर बॉन्ड हो गए तो +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखेगा. बट बिकॉज इनका अनपेयरिंग प्रेफर्ड नहीं है, इसलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इज गोइंग टू डिक्रीज. तो ये थोड़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में आई नो थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया, पिछले ग्रुप्स में भी किया ही था, बट जस्ट इन केस यू आर रेफरिंग दिस एज द वेरी फर्स्ट वीडियो, मैंने पूरा डिस्कशन करके ही रखा है. सो या जस्ट मेक श्योर दैट यू नो दैट कॉन्सेप्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब हेवियर एलिमेंट्स अपने NH2 इलेक्ट्रॉन्स का अनपेयरिंग प्रेफर नहीं करवाते, इसलिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल रहेगा फॉर द हेवियर एलिमेंट्स. बेसिकली डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स बिकम मोर एंड मोर हेवी, सो द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्टेबिलिटी increases down the group and the stability of higher oxidation state decreases down the group. So yeah, that's about inert pair effect. Oxygen का maximum covalence is equal to 4. ऑक्सीजन मैक्सिमम 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, दैट इज बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स. ऑक्सीजन का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2s to 2p4. वैसे ये पार्ट भी हमने पिछले ग्रुप्स में काफी बार डिस्कस कर लिया है, नेवरदलेस आई विल डिस्कस इट वंस अगेन बिकॉज लाइक आई सेड इन केस यही आपका फर्स्ट वीडियो है तो ऐसा ना हो कि आप कुछ चीजें समझ ना पाओ. सो या 2s 2p सेकेंड मेन ऑर्बिट में तुम्हारे पास 2s का और 2p का सबशेल रहेगा. आगे तुम्हारे पास d सबशेल का अवेलेबिलिटी नहीं है, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 1, 2, 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा. तो ऑक्सीजन इन ऑर्बिटल्स को यूज करके देयर आर 4 ऑर्बिटल्स, सो ऑक्सीजन इन 4 ऑर्बिटल्स को यूज करके 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर पाएगा, एंड दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑक्सीजन कैन फॉर्म. सो द मैक्सिमम कोवैलेंस ऑफ ऑक्सीजन विल बी 4. इससे आगे और बॉन्ड्स फॉर्म नहीं हो सकते बिकॉज आगे कोई d ऑर्बिटल्स नहीं है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करके हम भेज सके और एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बना सके. इन शॉर्ट सेकेंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट रहेगा, चाहे ऑक्सीजन, चाहे कार्बन, चाहे नाइट्रोजन, इन सबका मैक्सिमम कोवैलेंस 4 ही आएगा बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स इन द सेकेंड ऑर्बिट. बढ़ो आगे. ग्रुप 16 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स का स्टडी करना है. ऑक्सीजन का हाइड्राइड इज H2O, सिमिलरली सल्फर का हाइड्राइड H2S, सेलेनियम का हाइड्राइड H2Se, टेलुरियम का हाइड्राइड H2Te. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट यहां पर आएगा. हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा रहता है,
कि अगर हाइड्रोजन एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड रहेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इट विल डेवलप अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, H के ऊपर आएगा एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एंड अभी अगर दूसरा कोई HX का मॉलिक्यूल ले लोगे तो यहाँ X पर डेल्टा माइनस H पर डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस का आपस में अट्रैक्शन होगा एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स काफी ज्यादा हो जाएंगे। अब पार्टिकल्स को सॉलिड टू लिक्विड करना मतलब पार्टिकल्स को हमने थोड़ा दूर किया, एंड लिक्विड टू गैस करना मतलब पार्टिकल्स को और भी दूर किया। बिकॉज पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ गए, इन्हें दूर करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएंगे। सो H बॉन्डिंग देखा जाता है व्हेन द सेकंड, ये जो X एलिमेंट रहेगा ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एंड बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये रहता है सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा जाता है ओनली इन केस ऑफ NH3, H2O एंड HF। तो H2O के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाते हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होना चाहिए था उससे काफी ज्यादा रहता है। फर्दर H2O से H2S अगर जाओगे तो मोलार मास बढ़ गया, मोलार मास और बढ़ गया, मोलार मास और बढ़ गया। तो मोलार मास बढ़ने के वजह से भी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है दे डिपेंड ऑन द मास, मासेस अगर ज्यादा रहेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज्यादा रहेंगे। सो जैसे जैसे मास बढ़ता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ते हैं एंड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द पार्टिकल्स विल बी मोर। सो चेक द ऑर्डर। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर प्लॉट करूं वर्सेस द मोलार मास, यहां पर मोलार मास और यहां पे मेल्टिंग पॉइंट, वाटर का 273, फिर H2S का काफी ड्रॉप हुआ। ये ऐसा नहीं है कि H2S में ड्रॉप हुआ, वाटर का जो नीचे होना चाहिए था वो काफी ज्यादा है, एंड वाटर का मेल्टिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड वैल्यू से काफी ज्यादा इसलिए है बिकॉज वाटर में H बॉन्डिंग होता है एंड H बॉन्डिंग की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी बढ़ जाता है। H2S से H2SE तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया और H2TE तक जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट और भी बढ़ गया। सो ये तुम्हारा वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, this is H2S, this is H2SE and this is H2TE. Try plotting the same order for boiling points. So ये मोलर मास, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का सबसे ज्यादा, बाकी सबका तो वाटर से कम ही है, मेल्टिंग पॉइंट में भी सबका मेल्टिंग पॉइंट वाटर से तो कम ही रहेगा। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज द मैक्सिमम, फिर आएगा H2S एंड देन द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस and ये same order H2O, H2S, this is H2SE and this is H2TE. So yeah, that's about the comparison of melting point and boiling point of hydrides of group 16 elements. Water का melting and boiling point काफी ज्यादा है because of the presence of hydrogen bonding in water. बढ़ो आगे, He का distance देखो, एक एटम अगर ऐसा है और दूसरा एटम इतना सा है तो सेंटर टू सेंटर एक सर्टेन डिस्टेंस आएगा, इसको इतना ही रहने दो, ये हाइड्रोजन है, इसको इतना ही रहने दो और दूसरे एटम को बड़ा कर दो तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो सेकंड एटम जैसे ही बड़ा होगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो जो बॉन्ड लेंथ है He का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ते जाएगा, ऑक्सीजन से बड़ा, सल्फर से बड़ा, सेलेनियम से बड़ा, टेलुरियम। तो तुम्हारा बॉन्ड लेंथ भी H2O का, H2O मतलब OH बॉन्ड का लेंथ कम, SH बॉन्ड का लेंथ ज्यादा बिकॉज सल्फर इज अ बिगर एटम, सेलेनियम इवन बिगर एटम तो बॉन्ड लेंथ और भी बढ़ गया, टेलुरियम सबसे बड़ा एटम तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो गया। सो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड लाइक आई सेड सेकंड एटम बड़ा रहेगा तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बढ़ेगा, इसलिए बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। सो या द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फॉर द हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट्स। बढ़ो आगे, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल में जो हमने ग्रुप 15 में डिस्कस किया था यहां पर भी वही, अगर H2O के बारे में बात करेंगे, O के ऊपर दो लोन पेयर रहता है और ये दो लोन पेयर सर्टेन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में रहेंगे। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिले हैं दे आर हाइब्रिडाइज्ड बाय हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल्स इन द सेकंड ऑर्बिट। बेसिकली 2s एंड 2p को हाइब्रिडाइज करके ये ऑर्बिटल्स बने हैं, तो इनका साइज छोटा रहेगा कंपेयर टू द 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स। 3s एंड 3p को अगर हाइब्रिडाइज करवा दोगे तो इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में तुम्हारे H2S में S के इलेक्ट्रॉन पेयर्स रहने वाले हैं। H2S में सल्फर पे जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है
ये रहेंगे इन द ऑर्बिटल्स ऑब्टेन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स। 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स बड़े थे साइज में कंपेयर टू 2s एंड 2p, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बड़े ऑर्बिटल्स में है, एंड बिकॉज दे आर इन द बिगर ऑर्बिटल्स ये ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करवाएंगे बिटवीन द लोन पेयर्स ऑफ बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स ऑफ SH एंड SH ओवर हियर। अगर ये ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करवाएंगे तो हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो और भी नजदीक आ जाएंगे, एंड HSH का जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो HOH के कंपेयर में छोटा रहेगा। सो HOH का बॉन्ड एंगल 104, H2S में S के लोन पेयर्स बड़े ऑर्बिटल्स में है, इसलिए वो ज्यादा रिपेल करेंगे H और S के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए जो बॉन्ड एंगल है HSH का ये कम हो गया कंपेयर टू द बॉन्ड एंगल ऑफ H2O, एंड यू कैन चेक दैट इन द वैल्यूज आल्सो। 104 से 92 बॉन्ड एंगल कम हुआ, 92 से 91, 91 से 90। सो बॉन्ड एंगल का रीजन एंड ऑर्डर याद रखना, यू नीड नॉट रिमेंबर द स्पेसिफिक वैल्यूज, ये वैल्यूज कोई पूछेगा नहीं, बट तुम्हें कंपैरिजन पता होना चाहिए that the HEH bond angle will be maximum in H2O, like HOH bond angle is more than the HSH bond angle, it's more than HSEH bond angle, and that is more than HTEH bond angle. Once again I'll repeat the reason, जो लोन पेयर है ऑक्सीजन पे या सल्फर पे, सल्फर का लोन पेयर बड़े ऑर्बिटल्स में है तो ये लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करवाएगा और दोनों हाइड्रोजन एटम्स को और भी क्लोज पुश करेगा, इस वजह से HSH का बॉन्ड एंगल HOH के बॉन्ड एंगल से छोटा है। इसके सेलेनियम के जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर इन इवन बिगर ऑर्बिटल्स, टेलुरियम के इलेक्ट्रॉन्स दे आर इवन इन बिगर ऑर्बिटल्स, सो सेलेनियम का रिपल्शन सल्फर से ज्यादा होगा, टेलुरियम का रिपल्शन सेलेनियम से ज्यादा होगा, which is why the bond angle further reduces from H2S to H2Se and it further reduces from H2Se to H2Te. So yeah, that's about the HEH bond angle. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को बाद में देखते हैं, और फिलहाल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देख लो, इसका भी सेम रीजन है जो ग्रुप 15 में था। सो बॉन्ड्स में ऐसा रहता है कि साइज डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स अगर ये ज्यादा रहेगा तो बॉन्ड्स वीक रहेंगे, या तुम ऐसा बोल सकते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। साइज डिफरेंस ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ छोटा, तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, अगर स्ट्रेंथ छोटा है तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड विल बी लेसर। H2O में O बड़ा है, H छोटा है, तो H और O का साइज कुछ ऐसा रहेगा। जब ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दोगे विद सल्फर, सल्फर और भी बड़ा हो जाएगा, सल्फर बड़ा हो गया तो साइज डिफरेंस बढ़ गया, अगर साइज डिफरेंस बढ़ जाएगा तो बॉन्ड्स वीक हो जाएंगे बिकॉज द बॉन्ड स्ट्रेंथ रिड्यूसेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये एनर्जी कम रहेगा। तो H2O से कम हो गया H2S, फिर सेलेनियम का साइज और भी बढ़ जाएगा, साइज डिफरेंस और भी बढ़ जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और भी कम होगा, विच इज वाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यहां पर कम हुआ, एंड इट फर्दर रिड्यूसेस from H2S to H2Te, H2Se to H2Te, because टेलुरियम और भी बड़ा एटम, H और Te के बीच में साइज डिफरेंस और भी ज्यादा बढ़ गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और भी ज्यादा कम हो गया, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम रहेगा H2Te में। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मैक्सिमम फॉर H2O, इंडिकेटिंग दैट द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम फॉर OH, स्लाइटली लेस फॉर SH, इससे भी कम SEH और सबसे कम TEH। देखो अगर H और Te का बॉन्ड सबसे वीक है तो मोस्ट एसिडिक, अभी एसिडिक मतलब क्या, एसिडिक मतलब एनीथिंग विच गिव्स अवे H प्लस इज एसिडिक। H और Te का बॉन्ड सबसे वीक है तो यहां से H प्लस सबसे ज्यादा रेडिली बाहर आएगा तो मोस्ट एसिडिक रहेगा H2Te। यू कैन से एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिडिक कैरेक्टर, it increases down the group because एक तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज हुआ तो हम ऐसा कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप because bond strength is decreasing down the group, and because bond strength is decreasing H plus can be given more readily, so acidic strength is going to increase as you go down the group. अब मैंने कहा stability decreases down the group तो तुम्हारा
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एक तो ये कम कम होना चाहिए एज यू गो डाउन द ग्रुप, कम नेगेटिव होना चाहिए. इनफैक्ट यू कैन सी दैट -286 से -20 हो गया. मोर एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O, इंडिकेटिंग इट इज वेरी स्टेबल. H2S के फॉर्मेशन में बहुत कम एनर्जी लिबरेट हुआ, इंडिकेटिंग कि ये कम स्टेबल है. एंड दैट्स व्हाट वी सेड, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. -20 से अगला वैल्यू तो सीधा पॉजिटिव आ गया, ये और भी ज्यादा अनस्टेबल हो गया. एंड 73 का 100 हो गया, मतलब 100 का एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे तब जाके H2P ही बनेगा. तो ये तो इंस्टेबिलिटी और बढ़ गया. So thermal stability drops down the group, and that can be seen from the delta HF values also. Delta HF enthalpy of formation values का comment तुम ऐसे कर पाओगे. This becomes more and more positive. This becomes enthalpy of formation becomes more and more positive as you go down the group. So yeah, that's the comment about enthalpy of formation. ये सारे ही ट्रेंड्स एग्जैक्टली सेम ट्रेंड्स थे ग्रुप 15 एलिमेंट के हाइड्राइड्स के लिए. सो सिमिलर एक्सप्लेनेशंस एंड सिमिलर ट्रेंड्स ऑब्जर्व्ड फॉर हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट्स. बढ़ते हैं आगे. नाउ सर्टेन फैक्ट्स दैट यू नीड टू नो रिगार्डिंग दीज एलिमेंट्स. Fe2Cl2 जब फॉर्म होगा तब सेलेनियम sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा, एंड इसका जो शेप आएगा वो बेंट आएगा, बिकॉज sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक तो सेलेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, selenium was after sulfur, outer orbits are the fourth orbits, so the electronic configuration is 4s2 and 4p4. selenium को फॉर्म करने थे दो बॉन्ड्स. Se2Cl2 का जो स्ट्रक्चर है इट इज लाइक दिस, Se, Cl, Cl. each selenium atom is forming two bonds. बिकॉज इट इज फॉर्मिंग टू बॉन्ड्स, तुम्हें दो इलेक्ट्रॉन्स का तुम्हें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट था, तो यहाँ पे अनपेयरिंग करके हायर ऑर्बिटल्स में प्रमोट करने का कोई जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली मेक सेलेनियम अंडर को हाइब्रिडाइजेशन. सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. देयर आर 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स दैट विल फॉर्म ये सेलेनियम. जो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे. इनमें से दो ऑर्बिटल्स में लोन पेयर आएगा और दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, एक सेलेनियम के साथ और एक क्लोरीन के साथ. सो या ऑल इन ऑल सेलेनियम एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. शेप इसका बेंट इसलिए कह रहा हूं, Fe2Cl2 ओवरऑल बेंट नहीं रहेगा, बट एक सेलेनियम बेंट रहेगा. सो इट विल बी द शेप इफ वी हैव टू ड्रॉ इट, selenium, chlorine. If one selenium is here, now for this selenium again a bent shape means the next chlorine will go over here. तो कुछ इस तरीके का शेप रहेगा. The bent shape is only for one selenium and ये bent shape तुम्हारा मॉलिक्यूल का शेप नहीं है. एक्चुअली जब शेप बोलेंगे तो मॉलिक्यूल का रहता है. सो डू नॉट से दैट Se2Cl2 इज बेंट शेप्ड. बेंट शेप रहेगा बट ओनली फॉर द सेलेनियम एटम, इतना स्ट्रक्चर बेंट रहेगा. डू नॉट से दैट Se2Cl2 विल बी बेंट इन शेप. So yeah, keep that in mind. And sp3 hybridized, I showed it to you over here, and each selenium is going to have two unpaired electrons, sorry not unpaired electrons, two lone pair of electrons on it, whereas chlorine ने एक bond बनाया तो हर chlorine के ऊपर आएगा 3 lone pairs. That's something about Se2Cl2, where the main comment was selenium atom is going to be sp3 hybridized. बढ़ो आगे. Selenium Se2Cl2, it can undergo disproportionation as per this reaction. Disproportionation मतलब एक ही स्पीशीज साथ में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों अंडरगो करेगा. Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करेंगे, Cl का -1 तो टोटल Cl का चार्ज -2, Fe का टोटल चार्ज +2 फॉर अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और दो Fe थे तो पर Fe तुम्हारा चार्ज आएगा +1. सो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +1. यहाँ पर Cl का -1 लोगे तो टोटल नेगेटिव चार्ज -4, और सेलेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4 फॉर अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और यहाँ पर प्योर सेलेनियम मिला तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आया. सो सेलेनियम फ्रॉम +1 इज गोइंग टू +4, इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. एंड दूसरा सेलेनियम, it is undergoing a reduction from +1 oxidation state to 0 oxidation state. Oxidation state का कम होना मतलब रिडक्शन. सो एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन भी अंडरगो करता है, वही मॉलिक्यूल रिडक्शन भी अंडरगो करता है. सो व्हेन वन वेरी मॉलिक्यूल अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टुगेदर, इट इज कॉल्ड disproportionation, and Se2Cl2 undergoes disproportionation as per the following reaction. So yeah, that's an additional fact regarding Se2Cl2. बढ़ते हैं आगे.
ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने के कुछ मेथड्स है, कुछ रिएक्शंस है, इन्हें आपको मेमोराइज करके रखना है। ये काफी बार पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। सो या फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज फॉर बोर्ड एग्जाम्स ये सारे रिएक्शंस याद रख लेना। दीज आर रिएक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 इज कॉल्ड पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का अगर हीटिंग करोगे, इसमें एक कैटलिस्ट का भी रिक्वायरमेंट रहता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2। अगर पोटेशियम क्लोरेट को MnO2 के प्रेजेंस में हीट करोगे तो इतना पार्ट KCl बन के बाहर आएगा एंड द लेफ्ट ओवर पार्ट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये तुम्हारा एक रिएक्शन है फॉर प्रेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। बढ़ो आगे। द सेकेंड रिएक्शन, इफ यू चेक ऑल दीज मेटल्स, इन सारे मेटल्स का SRP वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, पॉजिटिव है। अगर कोई भी मेटल SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, किसी का पॉजिटिव है, मतलब इसका एबिलिटी टू अंडरगो रिडक्शन काफी ज्यादा है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब एबिलिटी, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब एबिलिटी टू रिड्यूस। अगर किसी एलिमेंट का SRP पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड काफी ज्यादा है। ये रिडक्शन अंडरगो करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। ये सारे मेटल्स का SRP वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए इनका अगर हीटिंग करेंगे, एक थोड़ा सा भी हीटिंग करेंगे, तो ये सारे के सारे ऑक्साइड्स डिकम्पोज होंगे। जो मेटल है वो खुद रिड्यूस होके प्योर मेटल बन जाएगा, बिकॉज SRP पॉजिटिव है और मेटल रिड्यूस होने का एबिलिटी ज्यादा रखता है। सो इनके ऑक्साइड्स का अगर हीटिंग किया तो ये मेटल रिड्यूस हो जाएगा टू मतलब ये ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा टू द प्योर मेटल एंड द लेफ्ट ओवर पार्ट विल कम आउट एज ऑक्सीजन। सिमिलरली HgO का अगर हीटिंग करेंगे तो Hg मिलेगा एंड O2 बाहर आएगा एज ऑक्सीजन। Pb3O4, Pb3O4 is actually an example of a mixed oxide. Pb3O4 जैसा कुछ रहता नहीं है, it is actually a mixture of PbO and Pb2O3. So इनका अगर एडिशन करोगे तो Pb3 आएगा, O4 आएगा and Pb3O4, like I said, Pb3O4 करके कुछ होता नहीं है, it's just a mixed oxide. It's a mixture of PbO and Pb2O3. तो ये Pb3O4 का भी अगर हीटिंग करेंगे तो PbO बचेगा, यू कैन से Pb2O3 ये ऑक्सीजन लिबरेट कर देगा एंड खुद रिड्यूस होगा टू गिव यू PbO। सो PbO मिलेगा एंड बाकी का O2 बाहर आएगा। सिमिलरली लाइक आई सेड PbO2 करके भी लेड का ऑक्साइड रहता है, इसको भी अगर हीटिंग करेंगे तो PbO बनेगा एंड O2 लिबरेट होगा। मिक्स्ड ऑक्साइड का एक और एग्जांपल, इट इज Fe3O4। जैसे Pb3O4 मिक्सचर था PbO Pb2O3 का, वैसे Fe3O4 इज अ मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3। तो ये कुछ तुम्हारे मिक्स्ड ऑक्साइड्स के एग्जांपल्स है। लेड का हीटिंग करोगे तो PbO फॉर्म होगा एंड ऑक्सीजन लिबरेट होगा। ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 का डिकम्पोजिशन करोगे तो H2O मिलेगा प्लस हाफ O2 भी मिलेगा। दिस इज ऑफन रिटन एज नेसेंट ऑक्सीजन। Freshly prepared oxygen is called nascent oxygen. It is more reactive than normal oxygen. So yes, H2O2 का decomposition करके भी हमें ऑक्सीजन मिलता है। इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, इंडस्ट्रियल मेथड में ऑक्सीजन को एयर से ही ऑब्टेन करते हैं। एयर के मेजर कंस्टिट्यूएंट्स आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले एयर लेते हैं, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर को रिमूव करते हैं। अगर एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर रिमूव कर दिया तो बाय एंड लार्ज बचेगा N2 और O2। N2 और O2 का जो बॉइलिंग पॉइंट है, N2 का बॉइलिंग पॉइंट इज 77 केल्विन, O2 का बॉइलिंग पॉइंट इज 90 केल्विन। तो ये जो मिक्सचर है जिसमें O2 और N2 है, सबसे पहले उसको लिक्विफाई करते हैं और फिर इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, जिसमें N2 का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये बॉयल होके बाहर आ जाएगा और पीछे जो लिक्विड बचेगा दैट विल बी ऑक्सीजन। सो दिस इज एन इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर नॉट ओनली ऑक्सीजन बट ऑल्सो नाइट्रोजन। तुमने O2 N2 को सेपरेट कर दिया तो तुमने N2 भी प्रिपेयर किया, O2 भी प्रिपेयर किया। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर आफ्टर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर is the industrial method for the preparation of both nitrogen and oxygen. बढ़ो आगे। ओजोन, this is an allotrope of oxygen only. इसका Lewis dot structure देख लो। So oxygen रहेगा, it forms a double bond with oxygen. इसके ऊपर दो lone pairs रहेंगे because oxygen का atomic number was 8. outermost orbit में 6 electrons, दो शेयर कर लिए, 4 बचेंगे in the form of 2 lone pairs. दो तो इसके पास भी बचेंगे। एक ऑक्सीजन आएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इन द फॉर्म ऑफ 3 लोन पेयर्स।
ये शेयर नहीं करेगा, ये इस ऑक्सीजन से कहेगा कि तू तेरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर और हमें कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा and this arrow simply shows that the bond is a coordinate covalent bond. The two electrons in this bond have come from this oxygen. इस ऑक्सीजन ने एक नेट इलेक्ट्रॉन का लॉस फेस किया बिकॉज ओरिजिनली ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसी के थे। अभी अगर बॉन्ड फॉर्म हो गया तो एक इसका है और एक इसका है। दिस ऑक्सीजन इन द होल ट्रांजैक्शन गेन्स वन इलेक्ट्रॉन सो डेवलप्स अ नेगेटिव चार्ज। दिस ऑक्सीजन इन द होल ट्रांजैक्शन लूजेस वन इलेक्ट्रॉन सो डेवलप्स अ पॉजिटिव चार्ज। ये तुम्हारा ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर रहता है ओजोन का। यहाँ पे सेंट्रल ऑक्सीजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ऑक्सीजन एटम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2 2p4। ऑक्सीजन एटम इज गोइंग टू अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज एक डबल बॉन्ड फॉर्म करना था। सो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। फॉर फॉर्मिंग वन पाई बॉन्ड तुम्हें एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज छोड़ना पड़ेगा। सो द ऑक्सीजन एटम इज गोइंग टू अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये स्ट्रक्चर प्लेनर होगा। द बॉन्ड एंगल्स आइडियली शुड बी 120 बट 120 से कम रहेंगे बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन भी आएगा। सो या द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये वाला इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड फॉर्म करने में काम आएगा एंड द अदर ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर फॉर्मिंग द सिग्मा बॉन्ड्स। एंड ये तुम्हारा फाइनल ओजोन का स्ट्रक्चर। ओजोन का शेप अगर कहेंगे तो बेंट रहेगा बिकॉज जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है ये अपने आप को 120 डिग्री पे ओरिएंट करता है। आई जस्ट सेड ये जो बॉन्ड एंगल है वो एग्जैक्ट 120 नहीं रहेगा बिकॉज ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ज्यादा थोड़ा रिपल्शन करवा देगा एंड बॉन्ड एंगल 120 से थोड़ा कम रहेगा। तो ये थोड़ा तुम्हारा ओजोन का स्ट्रक्चर। इसमें रेजोनेंस भी होता है। दिस ऑक्सीजन गिव्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर हियर, फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स गो टू दिस ऑक्सीजन। तो इस तरीके का रेजोनेंस होने के बाद एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा and we finally comment that the molecule exists as a resonance hybrid of both the structures, indicating that ये जो दोनों OO bonds है ये अलग नहीं है, ये identical है। both bonds of central oxygen with other two oxygen atoms are identical। दे आर नॉट डिफरेंट। लिखते टाइम लगेगा ये डबल और ये सिंगल बॉन्ड बट ये डिफरेंट नहीं है, ये दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस दैट इज गोइंग टू हैपन हियर एंड बिकॉज ऑफ दैट रेजोनेंस मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट एज अ हाइब्रिड ऑफ द टू स्ट्रक्चर्स विच इज वाई ये दोनों बॉन्ड्स अलग नहीं रहेंगे। बोथ द बॉन्ड्स ऑफ द अदर ऑक्सीजन आइटम्स विथ द सेंट्रल ऑक्सीजन आर गोइंग टू बी परफेक्टली आइडेंटिकल। कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई वीक स्ट्रॉन्ग नहीं, बोथ द बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। बढ़ो आगे। O2 को अगर O3 में कन्वर्ट करना है तो एक साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का रिक्वायरमेंट रहेगा O2 को O3 में कन्वर्ट करना। O3 एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है तो इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी डेल्टा H पॉजिटिव 142 किलो जूल पर मोल आया। ये नंबर तुम्हें याद रखने का रिक्वायरमेंट नहीं है बट ये याद रखना है कि ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। इनफैक्ट द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इज O2 ओनली। O2 का अगर ओजोन करना रहेगा तो यू आर कन्वर्टिंग अ स्टेबल मॉलिक्यूल टू एन अनस्टेबल मॉलिक्यूल, इसलिए एनर्जी एब्जॉर्ब होता है एंड दिस इज द डेल्टा H वैल्यू फॉर द गिवन रिएक्शन दैट इज O2 to O3 कन्वर्जन एट 298 केल्विन। प्योर O3 प्योर ओजोन का जो अपीयरेंस रहता है इट इज अ पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड एंड अ वायलेट ब्लैक सॉलिड। ये अपीयरेंस जैसा रहेगा ऐसे याद रखना बिकॉज O3 के अपीयरेंस के बारे में एक पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। सो या प्योर ओजोन आई सेड इज अ पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड एंड वायलेट ब्लैक सॉलिड। बढ़ते हैं आगे। आगे हमें ये याद रखना है कि O3 किस स्पीशीज को किस में ऑक्सीडाइज करेगा। O3 अगर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस हो जाएगा। O3 खुद रिडक्शन अंडरगो करेगा टू फॉर्म O2। O3 O2 में अगर रिड्यूस हो जाएगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। किसको किस में ऑक्सीडाइज करेगा याद रखना है। सो लेड सल्फाइड PbS विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू PbSO4 बाय ओजोन। ओजोन I- को भी ऑक्सीडाइज कर देगा टू I2। ये ऑक्सीडेशन कैसे हुआ? तो PbS में Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, S का -2, PbSO4 में O विल बी -2, Pb विल बी +2। तो काउंट करेंगे तो O का टोटल -8 आएगा, Pb का टोटल +2, -8 + 2 इज -6,
न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, तो -2 से +6 का ऑक्सीडेशन हुआ। कहने का मतलब ओजोन PbS लेड सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा टू लेड सल्फेट एंड खुद रिडक्शन अंडरगो करेगा टू फॉर्म ऑक्सीजन O2। सिमिलरली I- में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 एंड I2 का ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज अ प्योर एलिमेंट, तो ये 0 आएगा। सो ओजोन ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड आयंस टू आयोडीन and itself undergoes reduction to form oxygen। I2 का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, I2 कितना प्रेजेंट रहेगा, ये एस्टिमेट किया जाता है बाय टाइट्रेशन विद सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। सोडियम थायोसल्फेट इज Na2S2O3। इसका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, इट इज S then ONA then ONA then there is a double bond with O and a double bond with S। तो इस O के ऊपर 2 लोन पेयर आएगा। This oxygen also forming 2 bonds, there will only be 2 lone pairs। इस ऑक्सीजन पे भी 2 लोन पेयर, इस सल्फर ने 6 बॉन्ड्स फॉर्म कर लिए, तो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 6 बॉन्ड्स इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं आएगा, बट इसने 2 ही बॉन्ड्स फॉर्म किए, तो यहाँ पर भी 2 लोन पेयर आएगा। यू कैन ट्राई कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। O का -2 ले लो, Na का +1 ले लो, तो O का टोटल चार्ज -6, Na का टोटल चार्ज +2, -6 +2, -6 +2 इज -4। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए S होना चाहिए +4 में, एंड 2S का टोटल अगर +4 आएगा तो एक S का +2 आएगा, एंड दैट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट के साथ अगर टाइट्रेशन करेंगे आयोडीन का, इससे हम क्वांटिटेटिवली डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें आयोडीन कितना मिला। अब आयोडीन कितना मिला इससे मालूम पड़ेगा I- कितना था, इससे मालूम पड़ेगा ओजोन कितना अवेलेबल था। तो ओजोन का अगर आइडेंटिफिकेशन करना है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन इज डन बाय दिस पर्टिकुलर रिएक्शन वेयर ओजोन will oxidize I- to I2 and I2 का estimation will be done by titration with sodium thiosulfate solution। इसके बारे में NCERT में डिटेल में लिखा नहीं है, but I have just given some more details about that reaction। Iodine and sodium thiosulfate will react forming Na2S4O6 and 2NaI। बेसिकली I- का फॉर्मेशन आएगा। अब जब I- फॉर्म होता है ना, तो थोड़ा I2 भी प्रेजेंट रहेगा। नाउ व्हेन I2 एंड I- ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो I3- का फॉर्मेशन आएगा। सो इन अ सोल्यूशन वेयर देयर इज बोथ I2 एंड I- इन सफिशिएंट क्वांटिटी, तो यहाँ पर I3- के फॉर्मेशन की वजह से ब्राउन कलर का सोल्यूशन बनेगा। बेसिकली I2 का सोल्यूशन, इसमें थोड़ा सा I- पहले से रहेगा, तो दिस सोल्यूशन विल बी ब्राउन इन कलर। इसका अगर Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्शन करवाते जाएंगे तो I2 कन्वर्ट होता जाएगा टू I-। एट सम पॉइंट I2 का कॉन्सेंट्रेशन काफी कम हो जाएगा। I2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 पे सोल्यूशन, एक तो I3- फॉर्म नहीं होगा, बिकॉज I3- फॉर्म होता है ओनली व्हेन द I2 कॉन्सेंट्रेशन इज सफिशिएंटली हाई। अगर I2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, कम इसलिए होगा बिकॉज Na2S2O3 के साथ टाइट्रेट करोगे तो I2 कंज्यूम होके I- बनेगा। I2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से I3- नहीं बनेगा, सिर्फ I- ही रहेगा। इस पॉइंट पे तुम्हारा जो सोल्यूशन है उसका कलर पेल येलो हो जाएगा। सो द फर्स्ट कलर चेंज, टाइट्रेशन में जब I2 कंज्यूम होते जाएगा तो पहला कलर चेंज आएगा ब्राउन कलर टू पेल येलो। जब पेल येलो सोल्यूशन बन जाएगा तब हम स्टार्च डालेंगे। I2 प्लस स्टार्च दे फॉर्म अ ब्लू सोल्यूशन। तो जब ब्लू सोल्यूशन बनेगा तब हम हमारा फर्दर टाइट्रेशन कंटिन्यू करेंगे, एंड फर्दर टाइट्रेशन कंटिन्यू करके जब पूरा का पूरा I2 कंज्यूम हो जाएगा तब एक कलरलेस सोल्यूशन मिलेगा। ये कलरलेस सोल्यूशन मिला, इसका मतलब है कि जितना भी I2 था सारा का सारा कंज्यूम हो चुका है, एंड दैट्स अबाउट द एंटायर रिएक्शन। वन माइट थिंक कि हमने ये स्टार्च पहले ही क्यों ऐड नहीं कर दिया। देखो ऐसा है, स्टार्च अगर पहले से ऐड कर दोगे तो जो एक्सेस I2 था ये पूरा का पूरा I2 एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड अ लॉट ऑफ इट माइट प्रेसिपिटेट। I2 को स्टार्च एंड I2 रिएक्ट करके जो ब्लू सोल्यूशन बनाते हैं, ये ब्लू सोल्यूशन बनता है बिकॉज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिटवीन आयोडीन एंड स्टार्च। स्टार्च को आयोडीन छोड़ना पड़ेगा बिकॉज फर्दर टाइट्रेशन के लिए Na2S2O3 के साथ रिएक्ट करवाने के लिए I2 का रिक्वायरमेंट है। तो स्टार्च को जो ब्लू सोल्यूशन बना था उसको I2 छोड़ना पड़ेगा फॉर रिएक्टिंग विद Na2S2O3, एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में I2 इतना ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा कि स्टार्च उसे बहुत बहुत धीरे से छोड़ेगा। तो स्टार्टिंग में ही अगर स्टार्च डाल दोगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो काफी कम रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ अ स्लो रिएक्शन एट द स्टार्ट तुम्हें काफी टाइम तक वेट करना पड़ेगा टू ऑब्टेन योर एंड पॉइंट। सो ऑल इन ऑल I2 का सोल्यूशन ब्राउन कलर का रहेगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ I3- आयंस।
सोडियम थायोसल्फेट I2 को कंज्यूम करते जाएगा। अगर I2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो उस पॉइंट पे पेल येलो सोल्यूशन मिलेगा। इस पॉइंट पे हम स्टार्च डालेंगे, स्टार्च एंड लेफ्ट ओवर I2 एक ब्लू सोल्यूशन बनाएगा। हम फर्दर हमारा टाइट्रेशन कंटिन्यू करेंगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ जब तक सारा आयोडीन कंज्यूम नहीं होता। सारा आयोडीन कंज्यूम हो जाएगा तब ब्लू कलर का सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा एंड दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ द एंटायर टाइट्रेशन रिएक्शन। I3 माइनस का ल्यूइस स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, दो आयोडीन्स आपस में सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एज 3 लोन पेयर्स। This iodine will accept a lone pair from other iodine. Let's consider ये I माइनस था, इसने अपना लोन पेयर डोनेट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, बट फाइनल फॉर्मेशन में यू कैन नॉट से ये वाला या ये वाला दोनों में से कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा। ओवरऑल स्पीशीज विल हैव अ नेगेटिव चार्ज। एक्चुअली इसका चार्ज नेगेटिव रहना चाहिए बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, बट वी से दैट द नेगेटिव चार्ज इज ऑन द एंटायर स्पीशीज। आई नो एट दिस पॉइंट यू आर थिंकिंग कि इस आयोडीन का ऑक्टेट रूल वायोलेट हो गया, इसके ऑक्टेट में तुम्हारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बट दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका स्टेबिलिटी of course it can be explained by various other theories, but yes, octet rule does fail in explaining the stability of the central atom in I3 minus. All in all ये I3 minus का Lewis dot structure and it is I3 minus that was giving the brown color to a concentrated solution of I2. तो ये तुम्हारा iodine and sodium thiosulfate का titration का reaction, like I said NCERT में दिया नहीं है, I have only discussed it for extra information. So in case you are making notes, make sure that you write it down. एंड बढ़ते हैं आगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ये एमिट होते हैं इवन फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ एरोप्लेन्स। एरोप्लेन सुपरसोनिक मतलब द वंस दैट ट्रैवल फास्टर देन साउंड, जो साउंड से भी ज्यादा तेज एरोप्लेन्स रहते हैं इसे सुपरसोनिक कहते हैं इन जनरल। और नॉट ओनली सुपरसोनिक, कोई भी जेट प्लेन रहेगा, कोई भी एरोप्लेन रहेगा तो इसके एग्जॉस्ट में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एमिट होते हैं फ्रॉम द फ्यूल। तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है they have the ability of depleting the ozone layer and ozone layer एटमॉस्फेयर में यूवी रेज को फिल्टर करने का काम करता है, तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन ह्यूमन लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। सो फॉर एग्जांपल NO and O3 विल रिएक्ट फॉर्मिंग NO2 and O2, तो ये ओजोन लेयर तुम्हारा ओजोन कंज्यूम हो गया फ्रॉम द ओजोन लेयर एंड दैट्स नॉट रियली गुड फॉर ह्यूमन लाइफ। सो जो भी एग्जॉस्ट रहता है सुपरसोनिक जेट प्लेन्स का या इन जनरल एरोप्लेन्स का, इनके एमिशंस में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कम से कम होने चाहिए, because like I said these oxides they have the ability of depleting the ozone layer by such type of reactions. बढ़ो आगे। SO2 का शेप इज बेंट शेप। यहां पर सल्फर का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, सल्फर इज 3s2 and 3p4, 3d सबशेल वेकेंट है एंड SO2 का बॉन्डिंग कुछ ऐसा रहता है, इट इज S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सो S इज फॉर्मिंग 2 pi bonds and in a total it is forming 4 bonds. So 3s2 3p4 is the outer electronic configuration. 4 बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करवा के एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करना पड़ेगा टू द 3d ऑर्बिटल। सो ये तुम्हारा S का एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। हमें 2 पाई बॉन्ड्स बनाने थे और 2 सिग्मा बॉन्ड्स, बिकॉज 2 पाई बॉन्ड्स बनाने थे इसलिए 2 ऑर्बिटल्स को हम अनहाइब्रिडाइज्ड छोड़ देंगे एंड सल्फर विल अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो सारे ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड रहेंगे इन अ सिंगल प्लेन एंड दे विल ऑल बी ओरिएंटेड एट 120 डिग्रीज फ्रॉम वन अनदर। तो ये S और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म होंगे। विद दीज 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स अ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन विल आल्सो हैपन। O के ऊपर रहेंगे 2 लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर आ जाएगा इस वाले ऑर्बिटल में एंड दिस लोन पेयर ऑफर्स एक्स्ट्रा रिपल्शन टू बोथ द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर। तो ये जो बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट 120 होना चाहिए था उससे थोड़ा कम रहता है एंड इट हैपेंस टू बी 117 डिग्रीज। तो जो फाइनल शेप आया SO2 का वो बेंट शेप आया। इन द बेंट शेप द बॉन्ड एंगल इज 117 डिग्रीज, सो दैट्स अबाउट SO2। बढ़ो आगे। सल्फाइड्स एंड डाइल्यूट H2SO4 का अगर रिएक्शन करवाते हैं कोई भी सल्फाइड एंड डाइल्यूट H2SO4 के रिएक्शन से SO2 लिबरेट होगा एंड यू विल गेट सम बाय प्रोडक्ट्स। मेन तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये वाला रूल याद रखना है। You take any sulfide, make it react with dilute H2SO4, it will liberate sulfur dioxide gas. As an example, Na2SO3 is sodium sulfite.
SO4 रहता तो सल्फेट कहते हैं। सोडियम सल्फाइड ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स सोडियम सल्फेट वाटर, दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स। एंड मेन तुम्हें सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन मिला। तो सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन कैसे मिलता है? सल्फाइड्स मेड टू रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विल लिबरेट सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये थोड़ा बहुत SO2 का डिस्कशन। बढ़ो आगे। SO2 जो रहता है इट इज एसिडिक बिकॉज अगर SO2 को पानी में डालोगे इट फॉर्म्स सल्फ्यूरस एसिड। H2SO3 का ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग SO2 प्लस H2O गिव्स सल्फ्यूरस एसिड। ये एसिडिक बना इसलिए SO2 जो रहता है इट इज एसिडिक इन नेचर। ये जनरल रूल है, अगर रिएक्शन विद वाटर से एसिड मिला तो एसिडिक ऑक्साइड, रिएक्शन विद वाटर से बेसिक बेस मिला तो बेसिक ऑक्साइड, रिएक्शन विद वाटर से एसिड मिला तो SO2 is an acidic oxide. Because SO2 is acidic, it has the ability of reacting with bases. SO2 and NaOH will react forming Na2SO3 and water. It can also react with Na2SO3. SO2 plus Na2SO3 plus H2O. मतलब इसी सोल्यूशन में अगर और ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड पास करोगे तो सोडियम बाई सल्फाइड फॉर्म होगा। ये सोडियम सल्फाइड था, ये सोडियम बाई सल्फाइड है। सिमिलर रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड में भी देखा था। तो ओवरऑल यू कैन ट्रीट इट एज वन रिएक्शन। सल्फर डाइऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा फॉर्मिंग सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड में और ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड पास करोगे इट विल फॉर्म सोडियम बाइसल्फाइड, सिमिलर टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम। कैल्शियम प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड करते थे तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता था। इसमें अगर और कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो यहां से मिलता था कैल्शियम बाइकार्बोनेट। So yeah, these are certain reactions which we have already studied in the earlier groups. Same reaction applicable for sulfur dioxide also. सल्फर डाइऑक्साइड सामने वाले को रिड्यूस करेगा, जैसे बाकी सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहे थे, वैसे सल्फर डाइऑक्साइड का एबिलिटी है सामने वाले कंपाउंड को रिड्यूस करने का। इट रिड्यूसेस Fe+3 टू Fe+2, मतलब फेरिक को रिड्यूस करेगा टू फेरस। सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसेस फेरिक टू फेरस। It also reduces MnO4 minus to Mn2 plus. MnO4 minus में ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट कर लो, O का -2 तो O4 का टोटल -8। अगर -1 चाहिए तो Mn को रहना पड़ेगा +7 में। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn here is +7 and it is getting reduced to the +2 oxidation state. In short, sulfur dioxide reduces ferric ions to ferrous ions and MnO4 minus means potassium permanganate or simply manganate ions to Mn2 plus that is manganese ions. So yeah, ये SO2 किसको किस में रिड्यूस करेगा याद रखना। इन द प्रोसेस खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू सल्फेट आयंस। यहां पर S का ऑक्सीडेशन स्टेट, O का -2 लोगे तो S का +4 आएगा, O का -2 लिया तो O का टोटल -8 एंड -2 लाने के लिए S को रहना पड़ेगा इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 4 का 6 हुआ, मतलब सल्फर इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। बेसिकली SO2 खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू सल्फेट आयंस एंड सामने फेरिक को रिड्यूस करेगा टू फेरस एंड MnO4 माइनस को रिड्यूस कर देगा टू Mn2 प्लस। ये सल्फर डाइऑक्साइड किसको किस में रिड्यूस करेगा ये याद रखना। बढ़ो आगे। सल्फर के एलोट्रोप्स में we have rhombic sulfur and monoclinic sulfur. Rhombic sulfur is also called alpha sulfur and monoclinic sulfur is called beta sulfur. अल्फा सल्फर का अगर हीटिंग करेंगे अबव 369 केल्विन तो बीटा सल्फर मिलेगा। इसे अगर कूल कर देंगे बिलो 369 केल्विन तो अल्फा सल्फर वापस मिल जाएगा। एस सल्फर नॉर्मली एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ S8 रिंग्स। बोथ अल्फा एंड बीटा सल्फर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ S8 रिंग्स। डेफिनेटली S8 रिंग्स का शेप अलग अलग रहेगा, बट या दे डू एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ S8 रिंग्स। अगर 1000 केल्विन के ऊपर का टेम्परेचर आया तो डायटोमिक वे में सल्फर एग्जिस्ट करेगा एज S2 एंड जैसे O2 पैरामैग्नेटिक है वैसे S2 भी पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। O2 पैरामैग्नेटिक है, ये हमने डिस्कस किया था इन द चैप्टर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का पूरा लेक्चर और इसका पूरा वीडियो तुम्हें मिल जाएगा इन द प्लेलिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर्स, और प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो वीडियो है ग्रुप 16 का ये भी तुम्हारा इसी प्लेलिस्ट का पार्ट है। सो इसी प्लेलिस्ट में, इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसी प्लेलिस्ट में केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो भी मिलेगा।
उसके एंड में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में हमने डिस्कस किया है कि O2 पैरामैग्नेटिक क्यों रहेगा। तो जैसे O2 पैरामैग्नेटिक है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, S2 भी पैरामैग्नेटिक रहेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बढ़ते हैं आगे। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, सबसे पहला सल्फ्यूरस एसिड, इसका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH एंड सिंगल बॉन्ड OH। यहां से तुम्हारा H+ डोनेट किया जाएगा एंड बिकॉज H+ डोनेट करने का एबिलिटी रखता है H2SO3, इट इज एसिडिक इन नेचर। सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 2 यहां पर और 2 यहां पर शेयर किए तो एक लोन पेयर बाकी रहेगा। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्स बाकी रहेंगे। सेम विद दिस ऑक्सीजन, सेम विद दिस ऑक्सीजन। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो स्ट्रक्चर बनेगा H2SO4 का। सो OH S OH डबल बॉन्ड हो, S के ऊपर कोई लोन पेयर बचेगा नहीं बिकॉज ऑल द 6 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। हर ऑक्सीजन के ऊपर एक एक लोन पेयर, सॉरी 2 लोन पेयर्स आएगा। यू कैन ट्राई फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। सो O को -2 H को +1 ले लो एंड टोटल करोगे तो -6 + 2 इज -4, तो S को होना पड़ेगा इन द +4 स्टेट। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, O का -2 ले लेंगे तो ये -8, H को +1 ले लेंगे तो ये +2, -8 + 2 इज -6। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए सल्फर हैज टू बी इन +6। पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और सबसे पहले पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ले लो। पायरो का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था, पायरो मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स ले लोगे, दैट इज HO S डबल बॉन्ड हो, फिर OH, और एक और ले लो HO S डबल बॉन्ड हो, OH एंड डबल बॉन्ड हो। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में से वाटर निकाल दिया, अगर वाटर यहां से निकाल दोगे तो जो स्ट्रक्चर बचेगा वो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर होगा। पायरो मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, ये पिछले ऑक्सो एसिड्स में भी पढ़ा था ग्रुप 15 में, सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर आल्सो। तो सल्फर को बॉन्ड करवा देंगे बाय एन ऑक्सीजन बॉन्ड, आई मीन बाय एन ऑक्सीजन एटम, द 2 सल्फर एटम्स विल बी लिंक्ड विद वन अनदर एंड ये स्ट्रक्चर हो जाएगा तुम्हारा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए इसका डबल करेंगे, सो दैट विल बी H4S2O8। इसमें से H2O निकालना था तो H2O7 हो जाएगा, H2S2O7। and yeah, that's the molecular formula for pyrosulfuric acid। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर काउंट कर लो। वैसे आने वाला +6 ही है बिकॉज तुमने सल्फ्यूरिक एसिड ही लिया था, बट काउंट भी कर लो। O का -2 H का +1, -14 + 2 मेक्स इट -12 एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए S2 का टोटल आना चाहिए +12, 2 S का टोटल +12 तो 1 S का +6 आएगा एंड दैट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली अगर हाइपो कहेंगे, हाइपो का मतलब रिमूवल ऑफ H2O प्लस ये वाला जो ऑक्सीजन है उसे भी निकाल देना है, तो H2O2 का रिमूवल इज कॉल्ड हाइपो। और हाइपो निकालना है फ्रॉम सल्फ्यूरस एसिड। ये सल्फ्यूरस एसिड का एक मॉलिक्यूल, यहां पर OH आएगा एंड देन एक और सल्फ्यूरस एसिड S डबल बॉन्ड OH, इसका भी एक OH था यहाँ पर। ये OH और ये OH को निकाल दिया मतलब H2O2 निकाल दिया एंड इन दोनों सल्फर को सीधा ही बॉन्ड करवा देंगे विदाउट द ऑक्सीजन। इसका मतलब होता है हाइपो। तो ये रहा हाइपोसल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे तो इसका डबल करना पड़ेगा, H4S2O6 और H2O2 निकाल दोगे तो H का 2 रहेगा, O का 4 रहेगा। सो H2S2O4 इज द फॉर्मूला फॉर हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर गिन लो। O का -2 H का +1, सो -8 + 2 इज -6। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए +6, 2 सल्फर का +6, 1 सल्फर का +3। एंड या वी कैन नाउ स्टडी द लास्ट वन, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड के लिए जो तुमने O रखा था मतलब H2O निकाला था, सिर्फ H को निकालो। अगर H को निकालोगे तो ये आएगा HO S डबल बॉन्ड हो, HO S डबल बॉन्ड हो, OH मत निकालो, सिर्फ H निकालो। तो ये O कनेक्ट हो जाएगा सामने वाले के O के साथ, बिकॉज सामने भी जो OH था उसका सिर्फ H निकाला। फिर आएगा S डबल बॉन्ड हो एंड OH। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर बनेगा पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का। इसका डबल कर लो और H के 2 निकाल देंगे, सो H4S2O8
H के 2 निकाल दिए तो H2S2O8 एंड यस दैट इज पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये उसका स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन स्टेट गिन लो। हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैच। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में बॉन्डिंग करते हैं, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -2 आएगा नहीं। -2 लोगे तो तुम्हें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट गलत मिलेगा, एंड -2 नहीं आया बिकॉज ऑक्सीजन इज बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन ओनली। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ना इसको जाएगा कंप्लीटली ना इसको जाएगा। सो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में गिन नहीं सकते, तो यहाँ पर हमें H को +1 लेना पड़ेगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड से ही बना है। सल्फर फॉर्म्स 6 बॉन्ड्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ओनली, विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। सल्फर के 2 बॉन्ड यहाँ पर, 2 यहाँ पर, एक और एक यहाँ पर, सब ऑक्सीजन के साथ ही बने, एंड सारे ऑक्सीजन सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे ही ट्रांसफर हो जाएंगे, एंड इवेंचुअली सल्फर पे जो चार्ज आएगा वो +6 का ही आएगा। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 ही होगा, एंड बेस्ड ऑन दैट तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर विल बी +6 ओनली। नाउ बेस्ड ऑन दिस वी हैव टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि क्लियरली -2 नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दिस सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। काउंट कर लो क्या मिला। इसका टोटल आया +12, इसका टोटल आ गया +2, तो 12 and 2 makes it 14। ऑक्सीजन का न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए -14 होना चाहिए, सो -14/8 रिड्यूस करोगे तो ये हो जाएगा -7/4, एंड -7/4 बनेगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन विच इज एक्चुअली -1.75। सो ये थोड़ा एक अलग तरीके का ऑक्सीडेशन स्टेट बना, मेनली बिकॉज ऑफ द सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। सो यस, दिस वाज अबाउट the oxo acids of sulfur and their Lewis dot structures। स्ट्रक्चर्स याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट गिनना कैसे है वो याद रखना, ये एक्सेप्शन याद रखना, एंड बढ़ते हैं आगे। द नेक्स्ट थिंग इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड अभी अभी पढ़ा, H2SO4 है। इसे मैन्युफैक्चर करने के प्रोसेस को कहा जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। पुराने JEE मेंस, एडवांस्ड एंड नीट पेपर्स एंड ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर्स में एक सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसा भी पूछते हैं कि कौन सा प्रोसेस से तुम क्या केमिकल बनाओगे, एंड प्रोसेस का मेन कैटलिस्ट क्या रहेगा। तो तुम्हें पूरा प्रोसेस आना चाहिए, प्रोसेस किस केमिकल के लिए यूज होता है और उसका मेन कैटलिस्ट, ये खास याद रखना बिकॉज इसके ऊपर पहले भी पास्ट पेपर्स में मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस आए हैं। सो लेट्स डिस्कस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज द प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड। स्टेप 1 रहता है यू बर्न अ सल्फाइड ओर and obtain sulfur dioxide। Not only burning of sulfide ore, you can also burn sulfur in presence of air। सल्फर एंड ऑक्सीजन का बर्निंग करेंगे तो SO2 मिलेगा। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड मिला, इसका रिएक्शन करना होगा ऑक्सीजन के साथ। ये तुम्हारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस का मेन स्टेप है, इसलिए मैंने रेड में लिखा है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद वन अनदर टू फॉर्म SO3। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बट यू कैन बैलेंस इट बाय पुटिंग a 2 over here and a 2 over here also। So 2SO2 plus O2 will give 2SO3 in the presence of vanadium pentoxide catalyst। Contact process का catalyst is V2O5, that is vanadium pentoxide। Vanadium pentoxide कौन से रिएक्शन को कैटेलाइज करता है? It catalyzes the reaction of sulfur dioxide and oxygen to combine with one another forming sulfur trioxide। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव है, द एग्जैक्ट वैल्यू -196.6 किलोजूल पर मोल। लाइक ऑल अदर रिएक्शंस, आई हैव ऑलवेज आस्क्ड यू नॉट टू मेमोराइज एनी वैल्यूज। वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते, आपको बस ये याद रखना है कि जो रिएक्शन है इट इज एक्सोथर्मिक, मतलब जो प्लस हीट आएगा वो प्रोडक्ट के साइड पर आएगा। लीच-एटालियर प्रिंसिपल, लीच-एटालियर प्रिंसिपल पढ़ा है हमने इन केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर, इसका वीडियो तुम्हें मिल जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री लेक्चर्स के प्लेलिस्ट में, और ये सारे प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो या, स्टडी केमिकल इक्विलिब्रियम प्रॉपर्ली इफ यू डू नॉट नो लीच-एटालियर प्रिंसिपल, एंड फॉर ऑल दोज हु नो इट, एज पर लीच-एटालियर प्रिंसिपल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट अगर यहां पर आया, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगा और SO3 बनेगा नहीं, और अगर मैं हीट कम कर दूंगा, मतलब टेम्परेचर कम कर दूंगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा, एंड SO3 का जो यील्ड है वो बढ़ जाएगा। इन वर्ड्स ऑफ लीच-एटालियर प्रिंसिपल, इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर्स द एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मुझे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, वो फेवर करवाना है टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO3। सो आई विल ट्राई टू डिक्रीज द टेम्परेचर
सो ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3, एक तो आएगा लो टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर्स नहीं होते, लाइक 0 डिग्री, -10 डिग्री, -20, उस पे तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा। इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस अ वेरी रफ वे ऑफ टॉकिंग इज एनीथिंग लेस देन 1000 केल्विन इज लो टेम्परेचर। तो यहाँ लो टेम्परेचर मतलब इट इज समथिंग अराउंड 770 केल्विन। एग्जैक्ट वैल्यू एनसीईआरटी में दिया है, सो डू रीड इट व्हेनेवर यू रीड द चैप्टर। एनीवे रीडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, सिर्फ वीडियो देख के आप फुल्ली प्रिपेयर नहीं हो जाओगे। सो या व्हेनेवर यू रीड द एनसीईआरटी यू कैन चेक फॉर द एग्जैक्ट टेम्परेचर। It is less than 1000 Kelvin, we call it low temperature in industrial processes. And pressure के बारे में comment क्या रहेगा? So अगर pressure बढ़ाते हैं तो volume कम होता है, number of moles per unit volume बढ़ जाते हैं, and reaction it shifts equilibrium where number of moles are reducing to counter this particular effect. N by V बढ़ जाएगा तो reaction N को कम करने का ट्राई करेगा। यहाँ पर gaseous moles तुम्हारे पास 3 आ गए, यहाँ पर gaseous moles 2 है। रिएक्शन अगर मोल्स को कम करवाने का ट्राई करेगा तो फॉरवर्ड जाएगा, एंड मोल्स कम करवाने के लिए हमें प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। सो ऑप्टिमम कंडीशंस टू ऑब्टेन मोर ऑफ SO3 इज लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। So yeah, these are the optimum conditions for maximum yield of SO3 by Leach-Italia principle. प्रेशर ज्यादा रखना पड़ेगा, बिकॉज प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेंगे, एंड रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स को कम करने का ट्राई करेगा जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। सो वी नीड हाई प्रेशर फॉर अ बेटर यील्ड ऑफ SO3 एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन है वो फेवर करवाना था, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर होगा जब टेम्परेचर कम होगा। सो लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर मोर यील्ड ऑफ SO3। yes, remember these conditions. High pressure में भी if I recollect 2 bar का pressure था, but yeah, read the exact figures from NCERT. Once again figures memorize करने का requirement नहीं है, आपको figures कोई पूछेगा नहीं, but conditions याद रखने हैं that low temperature and high pressure will be required for maximum yield of SO3 in the contact process by Leach-Italia principle. जो SO3 मिलेगा इसे हम H2SO4 में एब्जॉर्ब करवा देंगे, इट फॉर्म्स H2S2O7 दैट इज ओलियम। ओलियम अगर याद करोगे H2S2O7 इट इज दिस ओनली, इट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ओनली। तो ओलियम मिल जाएगा, ओलियम इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसको अगर पानी में डालोगे तो जो वाटर निकाल के, ये तुमने सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में से वाटर निकाल के जो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ओलियम बनाया था उसी में वाटर वापस इंट्रोड्यूस कर दो। तो वाटर जब वापस आएगा तब 2 मोल्स ऑफ H2SO4 तुम्हें वापस मिल जाएंगे। सो H2SO4 सोल्यूशन बनाने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर में यहाँ से जो ओलियम मिलेगा उस ओलियम को वाटर में डाल देंगे, एक कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर में, तो H2SO4 का जो भी हमें सोल्यूशन चाहिए था वो मिल जाएगा। सो ये ओवरऑल तुम्हारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस था फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वापस बोलता हूँ। कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज द प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मेन कैटलिस्ट इज वेनेडियम पेंटॉक्साइड। इट ऑक्सीडाइजेस सल्फर डाइऑक्साइड टू गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड। Optimum conditions to obtain the best yield of sulfur trioxide. These conditions are low temperature and high pressure. These are determined by Leach-Italia's principle. You should know that the reaction is exothermic because इसका delta H negative आएगा। And yeah, जो बनेगा वो ओलियम बनेगा। ओलियम को वाटर में डालेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो भी कॉन्सेंट्रेशन का चाहिए, H2S2O7 को कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर में डाल के रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन हम बना सकते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शंस। अगर सुक्रोज लोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो सुक्रोज को कंप्लीटली बर्न कर देगा, कंप्लीटली जला देगा, सारा का सारा पानी निकाल देगा, एंड यू विल सिंपली हैव कार्बन। वी से दिस इज कॉल्ड चारिंग ऑफ ग्लूकोज। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सुक्रोज को चार करेगा। चारिंग मतलब सिर्फ कार्बन बचेगा, and the leftover part will come out in the form of water. So concentrated H2SO4 is a very good dehydrating agent. This is one reaction of concentrated H2SO4. जैसे पिछले इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के लिए भी किया था, कौन किसको किस में ऑक्सीडाइज करेगा ये याद रखना है, तो यहां पर भी याद रखना है दैट concentrated simply sulfuric acid, not concentrated but in general sulfuric acid will oxidize copper to copper sulfate, sulfur to sulfur dioxide
and carbon to carbon dioxide, and in all of these reactions sulfuric acid खुद रिड्यूस हो जाएगा टू सल्फर डाइऑक्साइड। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख लो, ये पहले भी हमने कैलकुलेट किया, +6, यहाँ पर O को -2 लेके S का +4 आएगा, तो ये तुम्हारा रिडक्शन हो गया। H2SO4 खुद रिडक्शन अंडरगो करेगा टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, वेरएज सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। ये सारे प्योर एलिमेंट्स है, तो इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा। यहाँ पर कॉपर +2 में आ गया बिकॉज SO4 -2 रहता है, यहाँ पर सल्फर आ गया +4 में बिकॉज O इज -2, O को -2 लिया तो कार्बन भी +4 में आया। सो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजेस कॉपर टू कॉपर सल्फेट, sulfur to sulfur dioxide, carbon to carbon dioxide, and in the process sulfuric acid itself undergoes reduction to form sulfur dioxide. So yes, ये conversions याद रखना, and with that I am done with discussing everything I wanted to discuss in the group 16 elements, that is chalcogens. Like every other video I will highly recommend आप NCERT अपने आप read कीजिए। जो भी वीडियो लेक्चर्स मैं लेता हूं ये मेरा इंटरप्रिटेशन है ऑफ व्हाट इज रिटन इन एनसीईआरटी। डेफिनेटली एनसीईआरटी के फ्लो में ही मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है, बट एक बार मेरा वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी आपका अपने आप रीड करना भी जरूरी है। इससे आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिलेगा कि बुक में एक्चुअली लिखा क्या है। सो रिलाई मोर ऑन द बुक्स एंड लेस ऑन द टीचर्स। ऑफ कोर्स टीचर्स से ही शुरुआत होती है, बट आपका मेन लर्निंग ओरिजिनल सोर्स में से ही करना, विच इज द बुक ओनली। सो एनसीईआरटी का रीडिंग खास करना, इससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि बुक में क्या लिखा है, एंड योर नॉलेज विल बी कंप्लीट व्हेन यू रीड एनसीईआरटी। मेक नोट्स, बस रीड कर लिया, वीडियो देख लिया, इतना काफी नहीं है। पेन नोटबुक लेकर बैठो, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओगे, लिख के पढ़ाई करोगे तो ज्यादा टाइम तक याद रख पाओगे। सो या रीड एनसीईआरटी, मेक नोट्स, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उन्हें नोट्स में लिख के रखो, एंड सेकंड टाइम थर्ड टाइम रिवीजन करना रहेगा, तो इतना टाइम हर बार नहीं रहेगा कि एनसीईआरटी रीड करते बैठे, तो जो नोट्स बनाया रहेगा उसका ही रिवीजन करो, बट मेक श्योर दैट द नोट्स यू आर मेकिंग आर सो एक्यूरेट कि दोबारा तुम्हें एनसीईआरटी में रीडिंग में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। सो रीड द एनसीईआरटी, मेक नोट्स। एनसीईआरटी के एंड में एक एक्सरसाइज भी है, इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करो पूरा का पूरा, इससे तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम्हारा लर्निंग कितना बेटर हुआ है एंड कहां तुम्हें इंप्रूवमेंट का जरूरत है। सो या रीड द एनसीईआरटी, मेक नोट्स, सॉल्व द एक्सरसाइज एट द बैक, and with that disclaimer I am done with discussing everything I wanted to discuss in this video. I hope that the contents of this video have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.